भारत की सिक्योरिटी के लिए कौन से देश ने अपनी आर्मी तक डिप्लॉय करने का आश्वासन दिया है? फाइटर जेट्स को लेकर क्या नई अपडेट आ रही है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत से क्या रिक्वेस्ट की है और जम्मू कश्मीर में भारत को क्या सक्सेस मिली है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ओमान के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज ओमान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का नेशनल अवार्ड द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान इससे सम्मानित किया है। ये इससे पहले ओमान ने क्वीन एलिजाबेथ और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को दिया है। ये 29वां यानी कि 29th कंट्री है, 29वें देश का अवार्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी को किसी फॉरेन कंट्री से मिला हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओमान से वापस आने से पहले आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। ओमान ने इससे पहले केवल अमेरिका के साथ ही बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और अब भारत दूसरा देश बन गया है। लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा ओमान से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है। आपको याद होगा हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत ओमान से 20+ सेकंड हैंड जैगवार फाइटर जेट्स परचेज करने वाला है। पहले न्यूज आ रही थी कि ओमान से जैगवार फाइटर जेट्स इनको फ्लाई अवे कंडीशन में भारत लाया जाएगा और फिर उनको भारत में डिसमेंटल करके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को अलग किया जाएगा। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ओमान के जो जैगवार फाइटर जेट्स हैं ये साल 2014 में ओमान की एयरफोर्स ने रिटायर कर दिए थे, इसलिए आज 12 सालों के बाद ये एयरवर्दी कंडीशंस में बिल्कुल नहीं है। यानी कि इन फाइटर जेट्स की टेक्निकल और सेफ्टी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि इनको इमीडिएटली फ्लाई करके भारत लाया जा सके। इसलिए भारत ने फैसला किया है कि ओमान के इन जैगवार फाइटर जेट्स को ओमान में ही डिसमेंटल किया जाएगा और वहां से ही इंजन, रडार्स, विंग्स, फ्यूल सिस्टम और जो मेन कंपोनेंट्स हैं इन सबको वहीं पर अलग करने के बाद वहां से शिप करके भारत लाया जाएगा। ऐसा करने से लॉजिस्टिक प्रोसेस भी आसान हो जाएगा और दूसरा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। अब इन फाइटर जेट्स के लिए भारत ने ओमान को क्या पे किया है ये चीज अभी तक भारत या फिर ओमान की गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं बताया है। लेकिन ये रिसर्च करते समय पता चला है कि भारत ने इससे पहले फ्रांस से भी रिटायर्ड और फेस्ड आउट जैगवार फाइटर जेट्स परचेज किए थे। साल 2018-19 में फ्रांस ने अपने 31 जैगवार फाइटर जेट्स के एयरफ्रेम भारत को दे दिए थे। उस समय फ्रांस ने भारत के साथ अच्छे रिलेशंस के चलते इन रिटायर्ड जैगवार फाइटर जेट्स के लिए हमसे केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स के ही पैसे लिए थे। फ्रांस ने अपने जैगवार फाइटर जेट्स साल 2005 में फेस आउट किए थे, इसलिए फ्रांस ने गुडविल जेस्चर के तौर पर केवल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स चार्ज किया था, जबकि भारत अभी तक उनसे स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करके खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कि ओमान के साथ भी भारत ने सिमिलर डील साइन की हो, केवल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही भारत को पे करने पड़ रहे हो, इसलिए कोई भी फाइनल अमाउंट अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने सेकंड हैंड फाइटर जेट्स की खोज अब अपने लिए बंद कर दी हो। न्यूज आ रही है कि कतर के साथ भी सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स की भारत पिछले साल 2024 ही नेगोशिएशंस कर रहा है और वो डील भी किसी भी समय कंफर्म हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये पिक्चर आ रही है ये आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप सार्थक की, जो कि इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर भेजा गया है। ये पिक्चर ईरान के चाबार पोर्ट से ही आ रही है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप को चाबार पोर्ट यानी कि ईरान भेजा गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है और भारत की क्या सोच है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन भारत ईरान के साथ मिलिट्री और डिफेंस एंगेजमेंट्स काफी कम रखता है, इसलिए इस डेवलपमेंट के ऊपर काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स और वेस्टर्न थिंक टैंक्स काफी अचंभित हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच के ऊपर जीव्स के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें एक अटैकर साजिद अकरम के पास इंडियन पासपोर्ट था और 3-4 साल पहले ये भारत भी आया था। ऐसे में भारत ने फैसला किया है कि भारत भी इस हमले की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन पासपोर्ट, इंडियन लिंक्स और इंडियन विजिट के चलते जुरिस्डिक्शनल और इंटेलिजेंस शेयरिंग रिक्वायरमेंट्स खड़ी हो गई हैं, जिसके चलते अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं भारत की टीम को भी ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ कॉपरेट और इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से कुछ इन्फॉर्मेशन और एविडेंस रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं और भारत भी इसमें कॉपरेट कर रहा है। एजेंसी से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तेलंगाना से बिलोंग करने वाला साजिद अकरम आखिरकार कहां से रेडिकलाइज्ड हुआ, इसके लिंक्स कौन से आतंकी संगठन के साथ हैं और इसके जैसे और कितने लोग हैं जो स्लीपर सेल्स की तरह अंडरग्राउंड हैं और फ्यूचर में ऐसा हमला कर सकते हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जो टीम ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज के साथ कॉपरेट करेगी उसमें तेलंगाना की स्टेट पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज के पर्सनल्स को शामिल किया जाएगा और इनका टास्क है ये पता लगाना कि साजिद अकरम भारत में किसके साथ कांटेक्ट में था, किस किस के साथ मिला है और 3-4 साल पहले जब वो अपनी माँ से मिलने भारत आया था तो वो समय कहाँ गया था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाना, भारत में रहते हुए डिजिटल फुटप्रिंट और फाइनेंशियल ट्रेल्स और ये इन्वेस्टिगेट करना कि कहीं वो भारत में तो रिक्रूट नहीं हुआ है। मसला ये है कि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोन वॉल्फ अटैक था, अकेला हमला था या इसकी प्लानिंग किसी टेरर आउटफिट ने की थी और ऐसे और भी हमले फ्यूचर में हो सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट्स को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज आ रही है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ टैरिफ डिस्प्यूट के कारण स्टेट को काफी लॉस उठाना पड़ रहा है, इसलिए केंद्रीय सरकार इस मसले का निपटारा जल्दी से करे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने बताया कि उनकी स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपोर्ट क्राइसिस खड़ा हो गया है। डेली $6.7 मिलियन का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं और लाखों जॉब्स खतरे में आ गई हैं। कई सारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कोलैप्स होने की हालत के ऊपर आ गए हैं। इसलिए भारत की सरकार इस मसले को प्रायोरिटाइज करे और जितना जल्दी हो सके इस मसले का जल्दी निपटारा करे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। ये तो आपको भी पता चल गया होगा कि बांग्लादेश में इन दिनों भारत के ऊपर काफी पॉलिटिक्स हो रही है और स्टूडेंट लीडर्स के ऊपर अननोन गनमैन के हमले के बाद अब इंडियन हाई कमिश्नर को मारने की धमकियां भी मिल रही हैं और इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। ये विजुअल्स इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग के बाहर के ही हैं, जहां पर बांग्लादेश पुलिस पर्सनल्स और कमांडोज की टीम इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रही है। न्यूज आ रही है कि इंडियन डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को लेकर अब भारत ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को साफ चेतावनी दी है कि अगर भारत के डिप्लोमेट्स को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो ये बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत को आश्वस्त किया है कि बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश आर्मी को भी डिप्लॉय करने के लिए रेडी है। भारत ने बांग्लादेश को वार्न किया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो अभी तो भारत ने बस बांग्लादेश के लोगों के लिए वीजा एप्लीकेशन को ही बंद कर दिया है। अगर सेम सिचुएशन रही तो भारत एम्बेसी बंद करके स्टाफ को वापस बुलाने को भी रेडी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में कई सारे पॉलिटिशियंस और स्टूडेंट लीडर्स इंडियन हाई कमीशन को बंद करने की मांग कर रहे हैं और इंडियन हाई कमिश्नर को वापस भारत भेजने की डिमांड कर रहे हैं। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक तो इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ थी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन खराब होते समय नहीं लगता है और हम ये देख चुके हैं कि शेख हसीना के समय इन लोगों ने प्रेमिसेस के अंदर घुसकर क्या क्या किया था। इसलिए भारत भी हाई अलर्ट के ऊपर है और सोर्सेस का कहना है कि अगर ज्यादा सिचुएशन खराब होती है तो मे बी इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ को बांग्लादेश से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। वहां तक तो खैर नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भी भारत को आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत महसूस होती है तो इंडियन हाई कमीशन की सेफ्टी के लिए वो बांग्लादेश आर्मी डिप्लॉय करने को रेडी है। बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे हैं कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप दे और इलेक्शंस पास आने के कारण बांग्लादेश के कई सारे पॉलिटिशियंस और स्टूडेंट लीडर्स भारत के नाम का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा दोष भारत को दे रहे हैं, इसलिए सिचुएशन खड़ी हो गई है। शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने का तो खैर सवाल ही नहीं होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को बांग्लादेश से अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको याद होगा इसी साल जून महीने में चनाब रेलवे ब्रिज के इनॉग्रेशन के बाद कश्मीर को देश के रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। उस इनॉग्रेशन के बाद अभी तक श्रीनगर कश्मीर तक केवल पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज ने पहली बार इसी चनाब रेलवे ब्रिज के ऊपर से अपनी स्पेशल मिलिट्री ट्रेन को भी क्रॉस करवा दिया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी की एक स्पेशल मिलिट्री ट्रेन के ऊपर टैंक्स और आर्टिलरी लोड करके पहली बार कश्मीर तक पहुंचाई गई है। इंडियन आर्मी ने बताया है कि ये एक तरह से वैलिडेशन एक्सरसाइज थी। पहली बार ये स्पेशल मिलिट्री ट्रेन चनाब ब्रिज से क्रॉस हुई है एंड इससे पहले टैंक्स और आर्टिलरी गन्स जम्मू तक ट्रेन के ऊपर जाया करती थी और वहां से अनलोड करके कश्मीर तक हैवी ड्यूटी ट्रक्स के ऊपर मूव की जाती थी, लेकिन उसमें टाइम भी काफी लगता था और वो सेफ भी नहीं था। मगर अब इंडियन रेलवे की मदद से टैंक्स और आर्टिलरी गन्स बेहद कम समय में श्रीनगर और कश्मीर तक पहुंचाई जा सकती हैं और भारतीय सेना ने ऐसा करना स्टार्ट भी कर दिया है, वो भी सेफ्टी के साथ। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।